हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो मीन्स कहने का दोस्तों ये है कि इस यूनिट में हमें, और ये कहें कि ये जो यूनिट है, यूनिट 7 तो हम कंप्लीट करेंगे, 7 तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो यूनिट है दोस्तों आपकी 7 के कवर तो करेगी, साथ भी आपको 8 यूनिट को भी कवर करेगी, साथ आपको 9 यूनिट को भी कवर करेगी। तो ओवरऑल देखा इनको तो मोस्टली कवर करेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी यूनिट के लिए कवर करती है, क्योंकि इसमें कुछ हमें ऐसी चीजें पढ़नी होती हैं, वो चीजें हमें केवल समझने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर उनको हम समझेंगे तो बिल्कुल हमें रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि हमें रट्टा मारना पड़ेगा ये सब। तो ये दोस्तों ये जो यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत मस्त यूनिट है ना। बट दोस्तों केवल समझने की जरूरत है ना। तो हमें आप लोग 12th में आ गए हो, बट हमें पता है कि कुछ लोगों ने 11th किया है लेकिन मजाक में निकाल दिया, क्योंकि बोर्ड नहीं होती है तो चलो पढ़ रहे हैं और पढ़ने की तलाश में, ऐसा सब कुछ लोग आप लोग करते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसको इतने अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपकी एक एक चीज, हर चीज आपके दिमाग में प्रवेश करेगी, है ना। तो दोस्तों इसको हम अभी ब्रेक देते हैं, मतलब पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट एंड सेकंड है, इसको हम ब्रेक देते हैं। पहले हम इसका पूरा सब बेसिक समझेंगे, इसका पूरा सब कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर में क्या है ना। फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि कुछ नहीं, आप कुछ मत पूछो। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये मत समझना कि अगर ये सर आप अभी ये नहीं करा रहे तो अब तुम सोचो कि सर ये जब कराएंगे हम जब वीडियो को देखेंगे, है ना। क्यों मैं जो करा रहा हूं वो इसके लिए करा रहा हूं, इन चीजों को समझने के लिए करा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट, तो दोस्तों आपको पेरियोडिक टेबल तो पता है कि जो पेरियोडिक टेबल होती है वो पेरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होती है, आपने 11th में पढ़ के रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट तो लिखूंगा नहीं कि सारे एलिमेंट यहाँ पर लिखूंगा, बस इसका एक स्ट्रक्चर टाइप का बता रहा हूँ कि ये इस टाइप से कुछ पेरियोडिक टेबल आपकी बनती है। ठीक है, और इस पेरियोडिक टेबल जो इस प्रकार से जो पेरियोडिक टेबल होती है, उस पेरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को रखा गया है। कितने? 118 तत्वों को रखा गया। ठीक है, इस पेरियोडिक टेबल में जो इस प्रकार से जो तत्व होते हैं, मतलब इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं इस आवर्त सारणी में, उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? उन लाइनों को हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, या फिर इन वर्ग को ही हम बोलते हैं समूह। तो ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, इन्हें हम वर्ग बोलते हैं। और ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है, और इन वर्गों को समूह में विभक्त किया गया है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? समूह भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों की संख्या क्या है? 18 है। इन्हें वर्ग बोलते हैं या फिर समूह बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आड़ी लाइनें हैं इस टाइप से, ये आड़ी लाइनें जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है, और जो आवर्त हैं, इन आवर्तों की संख्या केवल 7 रखी गई है। क्या? केवल कितनी रखी गई है? 7 रखी गई है। तो ये आवर्त 7 है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है आपको, है ना। अब ये 118 तत्व कौन कौन से हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप पेरियोडिक टेबल ले लेना एक मार्केट से, तो आप सारे तत्व मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। अब इसके बाद दोस्तों इन 118 तत्वों में प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सबका अलग अलग है। सबका परमाणु क्रमांक अलग है, सबका परमाणु भार अलग है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज क्लियर और दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या? जो परमाणु क्रमांक होता है, उस परमाणु क्रमांक को हम किससे? जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। और जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वही प्रोटॉनों की संख्या है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हुआ। अब दोस्तों इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को भरने का
क्या क्रम है, इनको किस टाइप से भरना चाहिए। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखो कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में कक्षाएं होती हैं। जो परमाणु होता है एक गोलाकार, ये इस टाइप का एक गोलाकार परमाणु होता है, ठीक है। इस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उस नाभिक में क्या होती है, उस नाभिक के चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जो परमाणु होता है उस परमाणु में क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं। और दोस्तों किसी भी परमाणु में अधिकतम 7 कक्षाएं होती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी परमाणु में अधिक 7 कक्षाएं होती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी परमाणु में अधिकतम 7 कक्षाएं हो सकती हैं। किसी में 1 भी हो सकती है, किसी में 2 भी होंगी, किसी में 3 भी होंगी, तो अधिकतम 7 कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। इनमें से दोस्तों 7 कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों जो पहली कक्षा होती है उस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसके बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। इसके बाद फिर तीसरी कक्षा में 8, फिर 18 भराए जाते हैं, फिर 18 भराए जाते हैं, फिर 32 और ये फिर 32। तो अधिकतम 7 कक्षाएं होती हैं। इनमें से पहली कक्षा में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये क्रम आपका चलता है, ठीक है। और इन्हीं से इनका अष्टक पूरा होता है। मतलब जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं और उस 2 इलेक्ट्रॉन से ही उसका अष्टक पूरा होता है। यदि ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। इस प्रकार से ये इनका अष्टक पूरा होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। चलो अब कक्षाएं हो गई। अब दोस्तों जो कक्षा होती है उस कक्षा में उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, ठीक है। अब ये उपकोष क्या है, तो दोस्तों कक्षा में उपकोष होते हैं और उपकोषों की संख्या कितनी है, 4 है। उन उपकोषों की संख्या कितनी है, 4 है। और ये उपकोष 4 हैं कौन कौन से, तो यहां पर दोस्तों ये 4 उपकोष हैं। वो है, एक है हमारा S उपकोष, एक है हमारा P उपकोष, एक D है और एक F है। ये 4 उपकोष हैं, ठीक है। अब उपकोष में कक्षक होता है। जो उपकोष होते हैं 4 होते हैं और इन उपकोषों में क्या होता है, कक्षक होता है। क्या होता है, कक्षक, ठीक है। अब कक्षक क्या है, तो दोस्तों मेन बात यह है कि जो कक्षक है ना उस कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। किस में इलेक्ट्रॉन होता है, जो कक्षक होता है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। हम जनरली बोल देते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ना। तो परमाणु के अंदर क्या है, कक्षा है, कक्षा के अंदर क्या है, उपकोष है, और उपकोष के अंदर क्या है, कक्षक है, और उस कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उपकोष कितने होते हैं, 4 होते हैं, S, P, D, F। और इन उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक। जैसे S उपकोष है, S उपकोष में एक कक्षक होता है इस प्रकार का। आप चाहे ऐसे बना लो, चाहे उसको इस टाइप से बना लो, एक कक्षक होता है। इस प्रकार जो P होता है उस P में 5 कक्षक होते, सॉरी 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। और ये 3 कक्षक यहां से इस टाइप से होते हैं, ठीक है। 1, 2 और ये 3 इस टाइप के कक्षक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो D होता है उस D में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 इस टाइप के 5 कक्षक होते हैं। और F में 7 कक्षक होते हैं। कितने, 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। ये हमारा P का है, ये D का है और ये F का है, ठीक है। बस समझा रहा हूं आपको, ओके। अब एक चीज और समझो, एक चीज दोस्तों इसकी ये है कि एक कक्षक में अधिकतम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा S होता है उसमें एक ही कक्षक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। P कक्षक में P उपकोष होता है, उस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। जो D उपकोष होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 में 2, तो 5 में कितने, 10। तो इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो F होता है उस F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि F में 7 कक्षक होते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें दोस्तों आपको मोस्टली याद रखना है कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ हमारा परमाणु से संबंधित कुछ नॉलेज जो आपके लिए मोस्टली जरूरत है। इनकी जरूरत आपको पढ़ने ही पढ़ने वाली है। ठीक है, ये नहीं पढ़ोगे तो इस यूनिट को कवर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कक्षाएं हुई, उपकोष हुआ, कक्षक हुआ, और ये मैंने उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बताया। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमने समझा इसका परमाणु का ये सब चीजें। अब दोस्तों हम ये परमाणु के जो उपकोष होता है उस उपकोष में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, क्या क्रम इसका होना चाहिए, क्या सही होगा, तो उस चीज को समझ रहे हैं। तो दोस्तों उपकोष में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भराए जाते हैं, इसके लिए आबाहु नामक वैज्ञानिक ने, किसने, आबाहु नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि इस नियम से इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया और वास्तविकता में ही अगर समझे दोस्तों तो हमने समझा कक्षाएं कितनी होती हैं, टोटल 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, कितनी कक्षाएं होती हैं टोटल, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये रखा, या फिर ये मान लेते हैं दोस्तों कि जो पहली कक्षा होती है उस पहली कक्षा में केवल एस होता है। पहली कक्षा में क्या होता है, केवल एस होता है। ठीक है, और पहली कक्षा का एस है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 1s बोलते हैं। ओके, दूसरी कक्षा में एस और पी होता है, तीसरी कक्षा में एस पी डी होता है, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ स्टार्ट होता है। तो मतलब ये 4 कक्षक यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, 4। तो अब ये जो अंत तक मतलब 7वीं कक्षा तक 4 कक्षक चलते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि पहली कक्षा में केवल एस होता है ना, दूसरी कक्षा में एस और पी होता है, तीसरी कक्षा में एस पी डी होता है, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ होता है। ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, अब है ना, तो ध्यान रखना। अब तो ये इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो एस पी डी एफ यहाँ लिख सकते हैं बट मैं डी तक लिख रहा हूँ। ठीक है, एस पी डी एफ यहाँ हो सकते हैं बट एस पी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें केवल मैं लिख रहा हूँ एस। ओके, तो ये इस प्रकार से आबाहु ने, जो ये तो कक्षक होते हैं, तो इन कक्षकों में आबाहु नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में भरा जा, किस में भरा जाता है, 1s में भराया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भराया जाता है 2s में, किस में भराया जाता है, 2s में भराया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहां से इसमें भरा गया, ये वापस हो गया, यहां से भरा गया, अब ये जो है ना यहाँ वापस आ जाएगा, और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो भराएगा p में, किसमें भराएगा, p में। मतलब ये कौन सी कक्षा का p है, दूसरी कक्षा का p है, मतलब 2p में भराएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो भराएगा 3s में, ये किस में भराएगा, 3s में। फिर यहां से ये वापस होता है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो भराया जाता है इसमें, और इसके बाद इसमें। ठीक है, मैं पहले इसके राउंडर बना दे रहा हूं, फिर मैं जल्दी जल्दी से इनको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये बना दिया। ओके, अब देखो, है ना, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इसमें भर गया, फिर इसमें आके इसमें भर गया। ठीक है, फिर वो 3s में भरेगा, फिर ये वापस लौट जाएगा, फिर है ना 3p भरेगा, फिर क्या भरेगा, 3s भरेगा, और फिर यहाँ से ये वापस लौट जाएगा। थोड़ा सा ये ठीक ठाक तरीके से क्लियर नहीं है, मतलब एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि ये मैंने छोटे स्पेस में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। बाकी मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से वापस होगा, इसके बाद ये d भरेगा, d के बाद p भरेगा, p के बाद s भरेगा। ठीक है, यहाँ से फिर ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, और फिर ये कैसा भराएगा, देखो इधर, है ना, अब ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। इसके बाद कैसे भराएगा वो देखो। ठीक है, ये भरता जाएगा, इसको भरेगा, इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा। ठीक है, यहाँ से वापस लौटेगा, है ना, फिर वो इसको भर देगा, इसको भरेगा, इसको भरेगा, और अंत में भर देगा 7s को, है ना। तो ये कम स्पेस के कारण इस टाइप से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आया, यहाँ से गया, ये वापस आया, फिर यहाँ से गया,
फिर यहाँ से आ गया और फिर यहाँ से गया। मतलब यहाँ से पहले 1s भराएगा, फिर 2s भराएगा, फिर 2p भराएगा, है ना, फिर 3s भराएगा, है ना, 3p भराएगा, हाँ 3p भराएगा, 4s भराएगा, इसके बाद 3d भराएगा, है ना, 4p भराएगा, 5s भराएगा, इसके बाद ये वापस लौटेगा, इसके बाद 4d भराएगा, 5p भराएगा, 6s भराएगा, ठीक है। इसके बाद ये वापस लौटेगा, इसके बाद वो 4f को भरेगा क्योंकि ये 4f वाला चल रहा है ना, 5d भरेगा, 6p भरेगा और 7s भरेगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन है, उस कोषों में इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से भराए जाते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि s में 2 भरा सकते हैं, P में अधिकतम 6 भरा सकते हैं, D में अधिकतम 10 भरा सकते हैं और F में अधिकतम कितने भरा सकते हैं, 14 भरा सकते हैं। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो मैंने आपको क्लियर की है, ठीक है। एक बार एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अर्थात, इसको अर्थात में और लिख दे रहा हूं, आपके सारे डाउट क्लियर, ठीक है। देखो पहले किसको भरा, S को, मतलब 1s भराएगा, ठीक है। और S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2, ठीक है। इसके बाद क्या भरा जाएगा, हमारा 2s भरा जाएगा। इसके बाद हमारा किस पे, 2p पे आएगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया, 3s पे आएगा, ठीक है। इसके बाद 3s के बाद क्या गया, 3p भराएगा, ठीक है। इसके बाद 3p के बाद क्या भराएगा, 4s भराएगा। इसके बाद 4s के बाद ये वापस लौटा, इसको भरा 3d को, तो 3d भराएगा, है ना। फिर 4p भराएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप ये दिख रहा है ना, इस टाइप से डेड डैश करके ये भराते रहते हैं। तो इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भराते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और आई होप कि ये आपको पूरा सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम परमाणु से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे परमाणु त्रिज्या, क्या परमाणु त्रिज्या क्या है, तो दोस्तों जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक से उसका जो अंतिम कोश होता है, अंतिम कक्षा होती है, तो नाभिक से जो अंतिम कोश तक की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, है ना। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये परमाणु है और ये परमाणु का क्या है, नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक है। और मान लिया ये परमाणु की जो है ना वो अंतिम कक्षा है। कौन सी कक्षा, अंतिम कक्षा। तो इस नाभिक से यहाँ अंतिम कक्षा के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। अब इस परमाणु त्रिज्या से संबंधित कुछ टॉपिक समझो दोस्तों। हमने देखा है कि आवर्त सारणी में एक होता है वर्ग, क्या होता है, एक वर्ग होता है और एक होता है आवर्त। एक वर्ग होता है और एक होता है आवर्त, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हमने देखा है दोस्तों कि जो परमाणु जो वर्ग होता है उस वर्ग में हमने देखा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है। जैसे मान के चलो हम पहला वर्ग आपको बनाई दे रहा है, ठीक है। पहला वर्ग क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, ये हमारा पहला वर्ग है ना। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 3 होता है ना, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इस प्रकार से ये चलता है। तो सीधी सी सादी बात ये है दोस्तों, हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम यदि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आपको आया, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो परमाणु है उस परमाणु की कक्षाओं में भी वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी, देखो अब जैसे इसमें एक परमाणु, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु क्रमांक कितना है, एक, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है ना। तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु है ना, और ये हाइड्रोजन परमाणु का ये नाभिक है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक ही कक्षा बनेगी, बोलो बनेगी क्या, और एक ही कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसमें कितनी कक्षाएं बनेंगी, देखो पहली में कितने भराते हैं, 2 भराते हैं, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको तो हमें अगली कक्षा में भरना पड़ेगा, है ना। तो मतलब इसमें कितनी कक्षाएं होती हैं, 2 कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी कक्षाएं होंगी, तो देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। अब एक और बचा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम तीसरी कक्षा में भेजेंगे।
बोलो भेजेंगे क्या? बिल्कुल भेजेंगे। तो सीधी सी बात मेरी कहने की दोस्तों ये है कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। अब ये परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। बोलो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और ये कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो जो नाभिक है उस नाभिक से अंतिम कोश की दूरी भी बढ़ेगी। बोलो यहाँ पर कुछ और होगी अंतिम कोश तक की दूरी, यहाँ पर कुछ और होगी, और यहाँ पर कुछ और होगी। मतलब ये दूरियां हैं अंतिम कोश तक की दूरियां, वो दूरियों में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब बढ़ेगी। जब अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान नहीं बढ़ेगा क्या? बोलो परमाणु त्रिज्या का मान नहीं बढ़ेगा क्या? परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये याद रखना कि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है वर्ग में, ठीक है। अब ये मैंने इस टाइप से बता दिया कि वर्ग में जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। यहां पर ये परमाणु त्रिज्या यहां लिख दे रहा हूं, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, बढ़ता क्रम किसमें? वर्ग में, ठीक है। अब ये वर्ग की बात हो गई। अब मैं आवर्त की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आवर्त की बात करूं, देखो यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद लिथियम है। अब लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम है, ठीक है। अब बेरिलियम के बाद यहाँ कौन आता है? कार्बन आता है ना। अब इसके बाद कार्बन के देखो बोरोन आता है, ठीक है। क्या आता है? बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो अब ये हम कहाँ चले? आवर्त में चले, है ना। ये जो पेरियोडिक टेबल है ये देखो वर्ग में चल रहे थे, अब हमने ये लिखा इस टाइप से क्रम, तो ये हम कहाँ चले? आवर्त में चले। तो आवर्त में दोस्तों हम देख रहे हैं, देखो परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये तो चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या दोस्तों कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है? वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कक्षाओं की संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ती। जैसे इसके 4 हैं, जैसे इसके कितने हैं? 3 है, तो पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे? 2, और दूसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितने? 4 हैं, तो दूसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्या कक्षाओं की संख्या बढ़ी? नहीं, क्योंकि दूसरी कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम जा सकते हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद 5 को भरना है, तो पहली में 2 और दूसरी में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ मेरा इतना है कि जब आप आवर्त में चलोगे तो जो कक्षाएं हैं उनकी कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अब कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो मतलब जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान बढ़ेगा नहीं, उसका मान बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। अब घटेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाभिक है उस नाभिक का जो नाभिक है इस नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक ये कक्षाओं को अपनी ओर खींच लेगा, समेट लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर्षण बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है वो आवर्त में घटती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो आवर्त है इस आवर्त में जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन जो वर्ग है उस वर्ग में जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो ये परमाणु त्रिज्या हुआ। इसके बाद अब हम दोस्तों नाभिकीय आवेश की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं, आपने समझ लिया। अब हम नाभिकीय आवेश की बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी कॉपी में एडजस्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, ठीक है। अब ये नाभिकीय आवेश क्या होता है? तो दोस्तों नाभिक का जो आवेश होता है, नाभिक का जो आवेश होगा उसे हम बोलेंगे नाभिकीय आवेश। तो ये जो दोस्तों नाभिकीय आवेश होता है ये नाभिकीय आवेश वर्ग में, किसमें? वर्ग में घटता है। वर्ग में क्या होता है? घटता है। लेकिन जो आवर्त होता है उस आवर्त में ये नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिक में नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। अब ये समझो, अब आपने एक चीज तो समझी है कि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारी क्लास में
हमारी क्लास में केवल 10 स्टूडेंट हैं और वो 10 स्टूडेंट हमारे आसपास ही बैठे होंगे, 10 स्टूडेंट हमारे आसपास ही बैठे होंगे, तो हमारा जो अट्रैक्शन है उन 10 स्टूडेंटों पे ज्यादा होगा, हमारा जो ध्यान है वो 10 स्टूडेंटों पे ज्यादा होगा। अब मान लो हमारी क्लास में 1000 स्टूडेंट होते, 1000 स्टूडेंट होते, तो वो 1000 स्टूडेंट यहां से लेकर बहुत लंबी लाइन तक लगा लेते, चले जाते। क्या अब मुझे ये बताओ कि पहले मेरा जो 10 स्टूडेंटों पर अट्रैक्शन था, क्या वो मेरा अब 1000 स्टूडेंटों पे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे के जो 10, 20, 50 होंगे उन पे अट्रैक्शन रहेगा, बाकी जो पीछे बैठे हैं उनका तो अट्रैक्शन मेरा रहेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बहुत दूर है, वो तो उतना आकर्षण मेला नहीं है। मतलब कोई भी आएगा, मतलब बैठ जाएगा और जब उसकी एक चाय बैग उठा के चला जाएगा, उतना अट्रैक्शन ही नहीं है मेरा, क्योंकि उतना तो दूर तक मैं देख ही नहीं पा रहा हूं जितना दूर तक मेरे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, है ना। तो मतलब मेरा आकर्षण सीधा साधा हो जाएगा कम। मतलब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और दूरी घटेगी तो आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आपको आया? ठीक है, तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपको पता है जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है तो जो नाभिक है उस नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो पाता है। मतलब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाता है। ठीक है, अब जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा ध्यान देगा, और जैसे ही बड़ा रहेगा तो ध्यान इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना दोस्तों कि जो नाभिकीय आवेश है वो वर्ग में घटता है और आवर्त में बढ़ता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और एक मेन चीज ये है दोस्तों कि जो नाभिकीय आवेश होता है, इस नाभिकीय आवेश का जो परमाणु त्रिज्या होती है उस परमाणु त्रिज्या के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। परमाणु त्रिज्या के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। मतलब ये नाभिकीय आवेश इस तरफ है तो परमाणु त्रिज्या इस तरफ है, मतलब ये 36 का आंकड़ा रहता है। अगर ये बढ़ेगा तो बोलता है कि तू बढ़ बेटा, तो हम घटेंगे। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब 36 का आंकड़ा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आपको आया? ये चीज याद रखना, ये परमाणु त्रिज्या और ये नाभिकीय आवेश के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पर। ठीक है, और अगला हमारा है दोस्तों आयनन विभव। क्या है? या फिर हम बोल सकते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा पहले होती क्या है उसको समझो दोस्तों। क्या है? ये परमाणु है। मान लो ये क्या है? एक परमाणु है। ठीक है, ये इसका नाभिक है और ये इसकी मान लेते हैं पहले अंतिम कक्षा है। ये कौन सी? इसकी अंतिम कक्षा है। ठीक है, तो इस अंतिम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लिया हमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा जो है उस अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, क्या बोला मैंने? किसी परमाणु के अंतिम कक्षा से, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोला मैंने? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बताता हूं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो दोस्तों आपको दिख रही है ये परमाणु है और इस परमाणु की ये बाहरी कक्षा है। ठीक है, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो ही गया हमारा, अब आ जाते हैं हम ऋण विद्युता पर। किस पर? ऋण विद्युता पर। ठीक है, तो ये रही हमारी ऋण विद्युता। ठीक है,
ये सब चीजें 11th की हैं दोस्तों। 11th में ये सब चीजें आपको क्लियर कराई गई थी, बट ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 साल का समय हो गया है आपको पढ़े हुए, तो ये चीजें आपको जरूरी हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को, जैसे मान के चलो ये ए और ये बी है ना, ए और बी में ये बंध है, या फिर हम ये मान ले रहे हैं ये एच है और ये ओ है। ठीक है, अब ये H2O हो गया, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये O है, ये H है, ठीक है, और ये H है। ठीक है, इनके मध्य ये बंध बना हुआ है। ठीक है, इनके मध्य क्या हुआ है, ये बंध बना हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है दोस्तों, जो बंध है, अब ये बंध है और ये भी क्या है, बंध। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है। एक बात याद रखना, जो बॉन्ड बनता है ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉनों से? 2, है ना। तो दोस्तों जो बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना ऋण विद्युता कहलाती है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऋण विद्युता। तो ये सारी इतनी सारी चीजें दोस्तों हमने क्लियर कर ली हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आगे आपको एक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दे दूंगा। सीधी सी बात कहने की ये है, बस इतना। इसलिए मैं मुंह चला रहा हूं, इतना सब समझा रहा हूं इसलिए। तो ये चीजें हमने अब दोस्तों इन परमाणु त्रिज्या, नाभिकीय आवेश, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता, इनसे संबंधित हम कुछ शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, जिनमें आपको पूरा सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको क्लियर किया है कि जो परमाणु त्रिज्या, देखो मैंने इस अक्ष पर लिया है वर्ग और इस अक्ष पर लिया है मैंने आवर्त, जो मैंने अलग से इनको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो वर्ग में बढ़ती है, वर्ग में बढ़ती है, और जो परमाणु त्रिज्या होती है वो आवर्त में घटती है। तो यहां पर देखो, ये परमाणु त्रिज्या वर्ग में, ये वर्ग रखा तो बढ़ रही है, और आवर्त में क्या होती है? घटती है, तो ये मैंने घटती रखती है। ठीक है, अब नाभिकीय आवेश के बारे में बताया था, मैंने समझाया था कि जो वर्ग है उसमें घटता है और आवर्त में ये क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज आपको क्लियर रखना, यहां पर ये घटेगा और यहां पर क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक है, अब ये नाभिकीय आवेश के साथ आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ये ऋण विद्युता, ये सब किसके साथ चलते हैं? नाभिकीय आवेश के साथ, है ना। तो ये सब नाभिकीय आवेश के साथ चलते हैं, तो नाभिकीय आवेश घटता है वर्ग में, तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। और यहाँ पर अब देखो अपोजिट होते हैं, अगर कोई चीज वर्ग में बढ़ रही है तो आवर्त में घटेगी, अगर कोई चीज वर्ग में घट रही है तो आवर्त में वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ये सब घट रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बढ़ेंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि जो परमाणु त्रिज्या नाम का जो शब्द है वो केवल वर्ग में बढ़ता है ना, बाकी सब घटेंगे। ठीक है, अब ये वर्ग में बढ़ता है तो आवर्त में घटता है, तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो परमाणु त्रिज्या है वो वर्ग में बढ़ती है। अब ये बढ़ती है तो बाकी सब घटेंगे। अब आवर्त की बात करें तो आवर्त में जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, तो बाकी सब बढ़ेंगे। तो इतना सा आपको याद रखना है, ये सब पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप याद रखो, ये हमेशा काम आने वाली चीज है, हमेशा आपको काम आएगी। ठीक है, चलो तो ये इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में राइट कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने दे रहे हैं। आज हमने पूरा सब इंट्रोडक्शन सारा कुछ समझ लिया। अब आपको यूनिट जब पढ़ोगे तो आपको इतना मजा आएगा कि सर वाह क्या चीज बनाई है आपने। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी फायदा हो। अगली वीडियो में हम फिर